हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सोशल स्कॉलर्स पर। पिछले वीडियोस में हमने बीए सिक्स सेमेस्टर का जो सब टॉपिक था इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हमने उस टॉपिक को कवर किया। उसके 3 वीडियोस में हमने तीनों भागों में पढ़ा, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। अब नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसका प्रोविज़न क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसके फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, फिर उसके हम फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया में आधे फीचर्स जो हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो बाकी बचेंगे शेष वो पार्ट टू में और उसके साथ हम चेंजिंग नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम करेंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो कर लें। तो आज के इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं साथ बनकर। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक स्टेट विद ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे हमारे दो तरह के हेड्स होते हैं। रियल हेड है, एक नॉमिनल हेड है। तो उस ऐसे सिस्टम में हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे ऑर्गेनाइज द पीपल एंड दे हेल्प फॉर्मिंग द पब्लिक ओपिनियन। लोगों को इकट्ठा करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में जो है वो मदद करते हैं। उसके बाद पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार चलाते हैं और लोगों और सरकारों के बीच में एज ए ब्रिज, एज ए लिंक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज उसका काम करते हैं। अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर बात करें तो दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर सिस्टम। दैट अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को जो है पावर के लिए एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं, लड़ती मतलब इन द सेंस नॉट नॉट द फाइट बट compete विद ईच अदर्स। और उस कंपटीशन के दौरान वो कई तरह के परमुटेशन और कम्बिनेशंस और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं जस्ट टू आउट डू ईच अदर। और ये जो है वो ये मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे वेरियस क्लासेस आती हैं, कास्ट के लोग आते हैं, बहुत से ग्रुप्स के लोग इसका पार्ट होते हैं, जैसे लेबरर्स, पीजेंट्स, विमेन, दलित्स। आप देखेंगे हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे वुमेन विंग अलग है, किसान जो विंग अलग होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो ऐसे करके बहुत सारी जो है समाज के जितने भी हिस्से हैं उनको कवर करने की जो कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, उसके बारे में ये चर्चा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो मैक आइवर के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल्स। उसकी कोई आइडियोलॉजी होती है, एक प्रिंसिपल होते हैं और पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, which by constitutional means endeavors to make it to the determinant of the गवर्नमेंट। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो कोशिश करते हैं कि सरकार बना सकें। पॉलिटिकल पार्टी एक एसोसिएशन है जो एक कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, उन प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज़ को बनाते हुए, फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से कोशिश करते हैं कि वो सरकार में आ सकें। गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में दस बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु प्रोफेस टू शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज एंड हु बाय एक्टिंग एज ए पॉलिटिकल यूनिटी ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। वही बात सेम उन्होंने बोली है कि ये एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो किसी एक पर्टिकुलर तरह की विचारधारा रखते हैं, पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं और एक पॉलिटिकल यूनिटी बनाते हुए वो सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन दो डेफिनेशन से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड लाइक ए यूनिट, दोनों डेफिनेशंस में से निकल के आया कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की तरह है, एक हिस्सा है। देन सेकेंडली अगर देखें तो यूनैनिमस ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स, उनके कुछ पर्टिकुलर बेसिक आइडियोलॉजी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। राइट, थर्ड अगर देखें तो फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, तो उनका जो पावर को कैप्चर करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से होगा, संवैधानिक तरीकों से होगा, असंवैधानिक तरीकों से नहीं होगा। उनका एक ऑब्जेक्टिव है, अगर चौथे नंबर पे बात करें तो वो
ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना एंड प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जो 5वें नंबर पे आता है कि अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उनको प्रमोट करना, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर डॉक्टर फाइनर के शब्दों में देखें तो उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताया कि उन्होंने बोला कि विदाउट पार्टीज एन इलेक्टोरेट वुड बी आइदर इम्पोर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव, एम्बार्किंग ऑन इम्पॉसिबल पॉलिसीज दैट वुड ओनली रैक द पॉलिटिकल मशीन्स। अगर पार्टीज ना हो, डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि ये जो हमारे वोट डालने वाले लोग हैं वो या तो नपुंसक होंगे और या फिर डिस्ट्रक्टिव एम्बार्किंग ऑन इम्पॉसिबल पॉलिसीज, जो कि पॉलिटिकल मशीन को ख़राब करेगा। किसी भी तरह का डायरेक्शनलेस जो इलेक्टोरेट है वो सारा सिस्टम फिर ख़राब हो जाएगा। लॉर्ड ब्राइस की अगर बात देखें तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इनेविटेबल। इनेविटेबल मीन्स ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। नो फ्री कंट्री हैज़ बिन विदाउट देम। कोई भी ऐसा आज़ाद देश इनके बिना काम नहीं कर रहा है। नो वन हैज़ शोन हाउ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स कुड वर्क विदाउट देम। किसी भी जगह आप देखिए, चाहे गिनती कम हो सकती है, पार्टीज 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, लेकिन पार्टीज ज़रूर हैं। कोई भी सरकार जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की, वो पार्टीज के बिना काम नहीं कर पाती हैं। दे ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस ऑफ ए मल्टीट्यूड ऑफ वोटर्स। और आप देखिए बहुत सारे वोटर्स हैं, उनके अलग अलग से विचार हो सकते हैं, सबकी अलग अलग डिमांड्स मांगे हो सकती हैं। ऐसी क्योस की सिचुएशन में ऑर्डरफुल काम करना, ऑर्डर के साथ काम करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो है एक फंक्शन है, उनकी एक खासियत है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि फीचर नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, अगर इंडिया में देखें तो सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से। तो लोगों ने पहले जो है अपने आप को एक कोई किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई है उसको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना बड़ा ही सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। अगर हम 1988 की कुछ अमेंडमेंट देखते हैं, अमेंडमेंट हुई कौन से एक्ट में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में, जिसमें मैंडेटरी किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर तो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उसको 60 दिन के अंदर, पहले इलेक्शन से 60 दिन के या जिस दिन वो बनी उस दिन से 60 दिनों के अंदर अंदर उसको जो है अपना सारा ब्यौरा, पार्टी ऑफिस बियरर्स और कौन कौन रहेगा उसके, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स अबाउट, सारा एक कॉन्सेप्ट नोट टाइप बना के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो कोई नई पार्टी बनती है वो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। 30 दिन का समय उसको मिलता है कि वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी अर्जी दे सकते हैं। तो उस अर्जी में वो सारा कॉन्सेप्ट नोट एंड एवरीथिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन को बताते हैं। और जब तक ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन इस पार्टी को एक लीगल रिकॉग्निशन देते हैं और उनको सिंबल्स भी अलॉट करते हैं। तो ये रहती है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सेकंड अगर बात करें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इनका जिक्र नहीं है, बट दीज आर रेफर्ड टू एज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देयर शैल बी पॉलिटिकल, इट इज nowhere in the constitution it is mentioned that there shall be political parties। कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी का प्रतीक हैं, एसेंस हैं। अगर हम इसको देखें तो फिर ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है? तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें एक राइट देता है लोगों को टू फॉर्म द एसोसिएशन। हमने पिछले डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज़ एन एसोसिएशन जो है रिकॉग्नाइज्ड इन द सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल्स। तो एसोसिएशन जो है ये एक हमें अधिकार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये माना गया कि पार्टीज जो हैं दे आर ए फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप को जो है पार्टीज को जस्टिफिकेशन लेने के लिए दीज आर फॉर्म्ड एज एन एसोसिएशन। तो ये उसका एक मेंशन हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन। थर्ड इसका अगर हम देखें तो हमारे पास जो है रिकॉग्निशन के बाद 3 तरह की पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है इलेक्शन कमीशन। उसमें सबसे पहले होता है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। आज की डेट में एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे पास 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और ये कम घटती और बढ़ती रहती हैं क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है। आप एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया समझते हैं।
उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि या तो 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द जनरल इलेक्शन, या तो स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन और साथ में जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के लिए होती है 4 से ज़्यादा स्टेटों में, जो कुल मिला के इकट्ठे 6% टोटल जो वैलिड वोट्स, जितने वोट डले उसका 6% जो है एक अगर पार्टी को मिलते हैं, और उसके साथ साथ 4 लोकसभा की सीटें जो हैं फ्रॉम एनी स्टेट, और चाहे वो एक स्टेट में भी आ सकती हैं, चाहे वो 4 स्टेटों या उससे ज़्यादा स्टेटों में, टोटल कुल मिला के 4 सीटें लोकसभा की, और 6% वैलिड वोट 4 और ज़्यादा स्टेटों में। तो ये उसका एक क्राइटेरिया रहता है। सेकंड उसको या और डाल के सेकंड क्राइटेरिया इज इट विन्स एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, या 543 में से जो 11 सीटें, मतलब 2% जो होती हैं वो 11 सीटें होती हैं लोकसभा की, वो 3 अलग अलग स्टेटों में से 11 सीटें कुल आनी चाहिए जो है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। या एक तीसरा क्राइटेरिया रहता है कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इन मिनिमम ऑफ 4 स्टेट, या फिर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको कम से कम 4 स्टेटों में वो स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अब आगे चल के पढ़ेंगे कि स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, कि व्हाट आर द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, उसको भी रजिस्टर करने के लिए या उसका भी ये टैग लेने के लिए हम बात करेंगे कि अ पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ए पार्टी दैट गेट्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट इन ए जनरल इलेक्शन ईदर टू लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो 6% वैलिड वोट्स जो हैं किसी स्टेट की जनरल इलेक्शन में, या लोकसभा की इलेक्शन हुई उसको, या फिर उस वहाँ की स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस इलेक्शन में उसको 6% वैलिड वोट मिलते हैं, और उसके साथ साथ 2 सीटें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट में अगर वो पार्टी 2 सीटें निकालती है लेजिस्लेटिव असेंबली में से, तो उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या सेकेंडली अगर बात करें कि इट विन्स 3% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, या फिर 3% जो उस असेंबली की सीटें हैं, मान लो अगर किसी असेंबली की 100 सीटें हैं, तो 100 में से 3% मीन्स 3 सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी कोई पार्टी अगर जीतती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या थर्ड कंडीशन एक और है कि लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को एक सीट, हर 25 सीटों में से एक सीट अगर निकालती है, 25 सीटों लोकसभा के अ, जो है इक्वलेंट, अगर एक सीट जो है वो पार्टी निकालती है, तो उसको लोकसभा इलेक्शन में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। या फिर चौथी एक कंडीशन और है कि पार्टी जो है 6% टोटल वैलिड वोट्स जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो स्टेट में जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं, हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6% ऑफ द टोटल वोट कुल मिला के अगर उनको पढ़ते हैं, और एक सीट भी अगर वो जीतते हैं उनमें से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब के बारे में बात करें, तो पंजाब की 13 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में से कुल मिला के अगर किसी पार्टी को 6% टोटल वैलिड वोट मिलते हैं और एक सीट जीतती है, तो उस पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये हमारे पास उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तीसरी रिकॉग्निशन जो है वो इलेक्शन कमीशन जो देता है, वो देता है एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं। वो कौन सी होती हैं कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं, कुछ 2500-2600 के करीब जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का तो अधिकार होता है, और हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। उनके पास कोई रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल नहीं रहता है, रादर इलेक्शन के टाइम पे उनको अलग अलग, जब जब भी इलेक्शन होती है तो उनको अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे कम्पीट विद ईच अदर टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। हमारे पास अभी 6 नेशनल पार्टीज हैं, 58 जो हैं वो स्टेट पार्टीज हैं, और 2763 जो हैं अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैंने बताया कि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं कि जिनके पास कोई अपना पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, इलेक्शन लड़ सकती हैं, हर तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन उनका जो सिंबल है वो अलॉटमेंट उसको हर इलेक्शन से पहले अलग अलग एज पर इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिशन उनको दिया जाता है। अगर और बात करें फीचर्स में, तो डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी, जब से देश आज़ाद हुआ है 1967 तक, और या फिर अगर बात करें तो 1980 से 1989 तक का ये जो टाइम पीरियड था, तो उस समय के दौरान कांग्रेस पार्टी की जो एक पोजीशन थी, डोमिनेंट पोजीशन, चाहे वो सेंटर में या स्टेटों में, हम उसको कई बार
2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि कांग्रेस सिस्टम क्या होता है। तो जो कांग्रेस पार्टी का पहले 20 सालों में जो कंटिन्यूअस रूल था, वेयर देयर वाज़ नो वन टू चैलेंज द माइट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एट द सेंटर और इन द स्टेट लेवल, उसको हम बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम। फिर 1989 से 2014 का जो टाइम पीरियड था वो एक कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा था। लेकिन दोबारा से जब 2014 में बीजेपी जो है पावर में आती है सिंगल हैंडेडली अपने दम पर, तो उसमें फिर हम थर्ड डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी जब दोबारा से बैक आया तो उसको हम एक बार फिर से बोलते हैं कि डोमिनेंस ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। और बहुत सारी स्टेटों में भी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेटों में भी बीजेपी कहीं ना कहीं, चाहे वो उस रीजनल गवर्नमेंट स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके सरकार में कोलिशन बना के एक सरकार जरूर बनाई है। कभी कभी वो खुद ही कहते हैं इसको कि डबल इंजन गवर्नमेंट, कि बीजेपी हैज़ बीन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल्स विद इन कोलिशन विद द रीजनल पार्टीज ऑफ दैट स्टेट। तो डोमिनेंट पोजीशन ऑफ वन पार्टी, ये अभी भी ये एरा चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो इसको योगेंद्र यादव जी ने सर ने बड़ा अच्छा इसको इलेबोरेट करके बताया है कि इट इज़ अ फोर्थ पार्टी सिस्टम। हाउ इट इज़ अ फोर्थ पार्टी सिस्टम, इसके बारे में भी एक अलग से हम वीडियो बना के चर्चा करेंगे। देन लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, हमने देखा 2014 से लेके 2024 तक देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक पर्टिकुलर जो वोट उनको पड़े वो नहीं थे, जिसकी वजह से देयर वाज नो पर्सन वन पर्सन एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन। क्योंकि ओपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सरकार को कंट्रोल करना या उसको क्रिटिसाइज करना। एक ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन या स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2014 से 24 तक मैं फिर से बताऊं कि ओपोजिशन बहुत वीक थी, स्कैटर्ड थी। दे बहुत सी नेशनल और रीजनल पार्टीज जो महागठबंधन बनाकर दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ द ओपोजिशन, बट समटाइम्स ऑन वेरियस इश्यूज दे वर नॉट यूनाइटेड। जबकि आर्टिकल 370 रिवोकेशन का जब मामला आया तो बहुत सारी पार्टीज जो ओपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी, महागठबंधन का हिस्सा थी, उन्होंने प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट का साथ दिया। तो उस वजह से ओपोजिशन वीक हो जाती कई बार मुद्दों को लेके। और अगर हम देखें कि 2024 इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीटें ली, जो बहुत ही उनके लिए बहुत खुशी का विषय इसलिए था क्योंकि उनको अब लीडर ऑफ ओपोजिशन की जो जगह सरकार में मिलने जा रही थी। और उन्होंने राहुल गांधी जी जो हैं वो लीडर ऑफ ओपोजिशन का दर्जा अभी उनके पास उनको मिला हुआ है। तो अभी हम जो है उसकी एक कमी है, एक मजबूत प्रतिपक्ष की कमी है। आज हम देखेंगे कि इससे अगला फीचर क्या है कि लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को बताती है कि वो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बट जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो ये इन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये कम्युनलिज्म फैलाते हैं, रीजनलिज्म फैलाते हैं, कास्टिज्म फैलाते हैं। अ, ये जो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जो है पावर, सत्ता में आना है। दे दे प्रेफरेंस इज गिवन टू द अटेनमेंट ऑफ पावर। और इस पावर के स्ट्रगल में, सत्ता को पाने के चक्कर में, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी आइडियोलॉजी भूल जाती हैं, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि जितने भी पोस्ट पोल अलायंसेज हैं उसमें जो पार्टीज एक दूसरे के साथ अलायंस करके सरकार में आने के चक्कर में रहती हैं, वो आप कई बार ऐसा होता है कि वो अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टीज होती हैं और गठजोड़ कर लेती हैं पोल के बाद। तो देयर इज अ लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, ये एक तरह का फीचर है पार्टी सिस्टम का इंडिया में। देन कम्युनल एंड कास्ट करेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पे लोग कैसे हैं, लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कास्ट और रिलीजन को नहीं छोड़ पाते, नहीं भूल पाते हैं। सो इसी उनके जो इसी चीज़ का फायदा उठाती हैं पार्टीज, और इन कास्ट बेसिस के ऊपर पार्टीज बनी हुई हैं। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इलेक्शन के दौरान लोगों के कास्ट और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनको पोलराइज करने का कोशिश करते हैं। अ, और दूसरा क्या है कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने कैंडिडेट की का चुनाव भी करना होता है, कैंडिडेट को चुनाव के लिए लड़वाना भी होता है, तो ये जो कास्ट और रिलीजियस इक्वेशंस हैं इसको ध्यान में रखा जाता है। पार्टी जिस कास्ट के ज़्यादा लोग हैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी कास्ट के व्यक्ति को, कैंडिडेट को पुट अप करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजनल पार्टीज। सो हमारा देश एक डाइवर्सिटी का देश है। हर एक रीजन की अपनी कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसके कारण क्या होता है कि
जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ़ अपने रीजन के इश्यूज़ को हाइलाइट करती है तो उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। सो ये जो पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, 1999 1989 के इलेक्शंस के बाद इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल बना है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने में। सो ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर करती हैं एट द कॉस्ट ऑफ द रीजनल इंटरेस्ट, अपने रीजनल इंटरेस्ट को आगे रखती हैं। तो ये कहीं न कहीं नेशनल पार्टीज़ के साथ ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करती हैं। अगर आप देखें कि 16th और 17th लोकसभा इलेक्शंस में आफ्टर अ गैप ऑफ द 30 इयर्स, 30 सालों के बाद एक एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेंटर में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई, जैसे कि 2014 में बीजेपी अपने दम पर 285 सीटें लेके आई। लेकिन फिर भी 38 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एनडीए का पार्ट हैं, जो बीजेपी द्वारा लीड किया जा रहा है एक कोalition नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें 38 पार्टीज़ उसके पार्ट हैं। अ, फिर भी हम ये सम ऑफ द लीडरशिप, जितने भी बड़े एरिस्टोक्रेट एलीट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनका कंट्रोल रहता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों का पार्टी की आइडियोलॉजी से हटकर लोगों का लीडर के बीच में बहुत फेथ रहता है, बहुत विश्वास, भरोसा होता है अपने लीडर के ऊपर। वो पर्सनैलिटी वर्शिप की तरफ हमारे देश में बहुत एक फिनोमिना है। जैसे मैं बात करूँ तो पंडित नेहरू जब उनके समय में था, तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों को कांग्रेस पार्टी पता था तो पंडित नेहरू का नाम सबसे पहले आता था। तो नेहरू जी वाज़ ए सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन काफ़ी समय तक। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो भी इसी तरह, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी। सो जब इलेक्शन का समय आता है तो जो है पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगे जाते। ये बोला जाता है लोगों से कि आप हमारे लीडर के हाथों को तगड़ा कीजिए, आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये जो 16th और 17th लोकसभा की जो इलेक्शन की बीजेपी की सक्सेस हुई, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सक्सेस थी। सो वोट्स जो थे वो उनके नाम पे मांगे गए, लीडर के नाम पे। जैसे स्लोगन्स थे, आपने सुने होंगे, अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार। सो उनको एक तरह से ब्रांड के नाते प्रेजेंट किया गया। और इसी तरह कांग्रेस में राहुल गांधी, फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल, ममता बनर्जी टीएमसी में, नीतीश कुमार जेडीयू, स्टालिन डीएमके के लिए, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर में, एंड सो ऑन। तो ये पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो लीडरशिप में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिनोमिना है। देन पॉलिटिकल पार्टीज लैकिंग इंटरनल डेमोक्रेसी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफ़ी समय से अपने अलग-अलग डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं करवाए। हायर ऑफिशियल जितने भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर्स हैं, वो पार्टी हाईकमांड द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं और उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी दिया जाता है। आपने देखा होगा कि स्टेटों में कितने समय से कि डिसीजन जो लेने होते हैं, चाहे किसी को चीफ मिनिस्टर लगाना है या मंत्रिमंडल घोषित करना है स्टेटों का, स्टेट लेवल के ऊपर, इवन एट द नेशनल लेवल, वो एमएलएज़ या एमपीज़ नहीं करते हैं, बट पार्टी हाईकमांड डिसाइड करती है। अभी हमने रिसेंट दिल्ली के इलेक्शन देखे तो कितने दिन के बाद अनाउंस हुआ कि कौन सीएम होगा, कौन मंत्री होंगे। सो दे कैन नॉट वर्क अगेंस्ट द विशेज़ ऑफ द हाईकमांड। हाईकमांड के विशेज़ के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। कोई भी, जितनी भी की प्लेसेस हैं पार्टी में, वो कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी समय से जो है भारत में वो उन्हीं के द्वारा जो है वो ली गई हैं। जैसे सोनिया गांधी काफ़ी देर से कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं और कुछ ही लोग हैं, अगर बीजेपी में भी देखें तो वो भी रूल कर रहे हैं। सो जो कैडर होता है, जो उनके जो वर्कर्स होते हैं लोअर लेवल के ऊपर, वो डिसीजन मेकिंग में या पार्टी प्रोग्राम बनाने में कहीं सम्मिलित नहीं होते हैं। सो ये सब कुछ अगर देखें तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली हर एक पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है। सो इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत कमी है पार्टीज के अंदर। देन ग्रुपिज्म, फैक्शनलिज्म विद इन द पार्टी। भारत में हर एक पार्टी जो है ग्रुपिज्म का शिकार हुई है बड़ी बुरी तरह से, और ये पार्टी की यूनिटी को ख़त्म करता है। कांग्रेस पार्टी कई बार जो है वो विभाजित हुई, 1969, 78, 1995, 1999। फिर कुछ नेता इनमें से बड़े निकल के उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल बना ली। जनता दल 1989 में बना, लेकिन फिर उसके बाद 5 बार डिवाइड हुआ, 90 में, 92 में, 93, 94, 97 में। कम्युनिस्ट पार्टी अगर आज मात खा रही है तो उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि फैक्शनलिज्म, ग्रुपिज्म। कई बार कम्युनिस्ट पार्टी में से कई गुट निकल के अलग-अलग छोटे-छोटे स्प्लिंटर ग्रुप बने।
अभी अब रिसेंटली हमने देखा कि शिवसेना का डिवीज़न हुआ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की पार्टी है, उसका डिवीज़न हुआ। अकाली दल में से कुछ बड़े लीडर पंजाब में से निकल के उन्होंने एक अलग से संयुक्त जो है वो मोर्चा बनाया। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम जिसके कारण इन पार्टियों की इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो सफ़र होती हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कभी ना कभी इस देश में ये जो है डिफेक्शन का शिकार हुई हैं, जिसके कारण अपॉर्चुनिज्म बढ़ता है, करप्शन बढ़ती है, इंस्टेबिलिटी आती है। आप देखेंगे 1967 से लेके ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का जब से दौर शुरू हुआ, तब से डिफेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनकरेज की गई स्टेटों में, और आज तक 438 डिफेक्शंस जो हैं एक साल में, 1967 में ही एक साल में 438 डिफेक्शन जो हैं वो उस टाइम के ऊपर हुई। सो इमरजेंसी जब डिक्लेयर होती है 1975 में, एक नए तरह का डिफेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद जनता पार्टी बनती है 1977 में, तो कांग्रेस से जितने भी लोग थे वो टूट कर जनता पार्टी का हिस्सा बन गए और उन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 3 साल के बाद जब 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई, तो फिर दोबारा से जो है उन मेंबर्स ने कांग्रेस को रीजॉइन किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं, 22 जनवरी 1980 को भजन लाल जी जो सीएम थे हरियाणा के, वो अपने 37 एमएलए को लेके कांग्रेस में डिफेक्ट हो गए। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सितंबर 6 2023 को 37 लेजिस्लेटर ऑफ बहुजन समाज पार्टीज इन उत्तर प्रदेश दे गॉट सेपरेटेड टू फॉर्म ए न्यू पार्टी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स दे ज्वाइंड समाजवादी पार्टी। सो इस प्रैक्टिस, ये जो इल प्रैक्टिस है, इसको चेक करने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई 1985 में, लेकिन कंप्लीटली जो है वो फेल हो गई ये अमेंडमेंट इस ईवल को चेक करने के लिए। फिर उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में दोबारा से की गई, जिसमें ये कहा गया कि 2/3 मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर की जो पार्टी है, किसी पार्टी के जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उसके 2/3 मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करना है या एक अलग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। और इसमें ये भी तय किया गया कि जो भी डिफेक्टर्स हैं उनको किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो है वो किसी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी टिल ही और शी इज री इलेक्टेड, जब तक वो दोबारा चुन के नहीं आते। लेकिन ये सारी प्रोविजंस के बाद भी फिर 2009 की जब हरियाणा असेंबली की इलेक्शन होती है, उसमें से 6 एमएलए थे हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 5 टूट कर डिफेक्ट करके कांग्रेस को ज्वाइन कर गए। ऐसे ही 2015 में 8 एमएलए जो झारखंड विकास मोर्चा के थे, उसमें से 6 एमएलए जो है वो पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। एक और ऐसा इंसिडेंट, 19 फरवरी 2016 अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाई गई कांग्रेस लीडर कलिको फुल द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ 21 जो रिबेल मेंबर्स थे कांग्रेस के और 11 मेंबर्स जो थे बीजेपी, इन दोनों ने मिलकर एक सरकार बनाई। फिर उत्तराखंड में 2016 में 9 रिबेल मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस दे ट्राइड टू डिसलॉज दी हरीश रावत लेड कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन उसमें वो जुडिशरी की इंटरफेरेंस होने के बाद ये जो है उनका अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर 10 जुलाई 2019 को गोवा में भी सेम घटना हुई कि 10 जो एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। 23 जुलाई 2019 को कर्नाटका में हुई कि बहुत सारे लेजिस्लेटर्स कांग्रेस और जनता दल सेकुलर जो एक पार्टी है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया अपनी अपनी पार्टी छोड़ के, जिसकी वजह से कुमारस्वामी एचडी कुमारस्वामी गवर्नमेंट जो थी वो माइनॉरिटी में आ गई और उसको बाद में रिजाइन करना पड़ा। 11 मार्च 2020 को 22 लेजिस्लेटर जो कांग्रेस पार्टी के थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में मध्य प्रदेश में दे हैड रिजाइंड। ठीक है, फिर कमलनाथ गवर्नमेंट जो उस टाइम के कमलनाथ जो सीएम थे मध्य प्रदेश के, वो सरकार मिनॉरिटी में आ गई और फिर उसको रिजाइन करना पड़ा। लेटर शिवराज सिंह चौहान जो थे बीजेपी के, उनको जो है मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर 26 अगस्त 2022 को गुलाम नबी आज़ाद जो है वो कांग्रेस पार्टी से अपना रिजाइन देते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम रखा गया डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। सो ये सारी घटनाएं हमने देखा। फिर रिसेंटली अगर देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो शिवसेना से अलग होते हैं अपने कुछ लेजिस्लेटर्स को लेके। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं वो एनसीपी से अलग होते हैं और सरकार बनाते हैं बीजेपी की सपोर्ट के साथ। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है
वो इन दोनों फैक्शंस को, इन दोनों गुटों को रियल शिवसेना और एनसीपी का करार देती है। सो ये जो पॉलिटिक्स है डिफेक्शन की, ये हमारे पार्टी सिस्टम का एक बहुत ही आज़ादी के बाद 1967 तक स्टेटों में और 1977 तक सेंटर में कांग्रेस का ही जो है वो राज रहा। कांग्रेस, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस की पॉलिटिकल पावर के ऊपर मोनोपोली थी। तो 1967 तक के टाइम पीरियड को हम कई बार कह भी देते हैं कि कांग्रेस सिस्टम। तो ये मोनोपोली एंड हुई और कोलिशन गवर्नमेंट्स का जो एरा था बोथ एट सेंटर एंड स्टेट वो शुरू हुआ। 1977 में ओपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और एक अलायंस बनाकर इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिसके बाद वो इलेक्शन जीते और उन्होंने फॉर्म की जनता पार्टी। तो जनता पार्टी जो है 1977 से लेकर 1980 तक पावर में रहती है। फिर दोबारा अगर बात करें 1988 में बहुत सारी नेशनल और रीजनल पार्टीज आपस में इकट्ठी हुई, उन्होंने एक नेशनल फ्रंट बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ एन टी रामाराव, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे। और इन्होंने ये नेशनल फ्रंट इसलिए बनाया जस्ट टू एंड दी मोनोपोली ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को जो है पावर से निकालने के लिए इन्होंने ये जो अलायंस बनाया। फिर बात करें 1998 में, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो बीजेपी ने बनाया और सेंटर में सरकार बनाई। लीडरशिप में किसकी लीडरशिप में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में। फिर 1999 में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं 13 लोकसभा में, तो एनडीए को 304 सीटों में जो है वो सीटें मिलती हैं लोकसभा में, और फिर दोबारा से वो सरकार बनाने के लिए जो है वो सेंटर में अपनी सरकार बनाते हैं। फिर जब 14वीं लोकसभा इलेक्शन आती है 2004 में, तो एनडीए जो है वो यूपीए के द्वारा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस के द्वारा ओपोजिशन पार्टीज को साथ लेकर एक अलायंस बनाया गया था। तो कहने का भाव ये है कि एनडीए की सरकार जो 1999 में बनी, एक ही टर्म पूरी कर पाई, यूपीए ने उसे हराया और सरकार बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो देश के प्रधानमंत्री बने और वो 10 साल पावर में रहे। तो 10 साल पावर में रहने के बाद जब 16th लोकसभा इलेक्शन आती है 2014 में, जो कि बीजेपी द्वारा जो अलायंस लीड किया जा रहा है एनडीए, उसके तहत उसकी लीडरशिप में श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं और पावर में आते हैं। फिर 2019 में चाहे बीजेपी को एब्सोलूट मेजोरिटी मिल भी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अलायंस को नहीं छोड़ा। आज भी एनडीए सरकार जो है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ही सरकार है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यूपीए का इन 10 सालों में बहुत बुरा हाल हुआ और बड़ी ही ह्यूमिलेटिंग डिफीट उनको देखनी पड़ी 16वीं और 17वीं लोकसभा जनरल इलेक्शन में। फिर 18वीं लोकसभा इलेक्शन जब 2024 में हम पहुंचे, तो बीजेपी की सीटें जो हैं वो कम हो गई। अब उनके पास अपने आप जो है अकेले में कोई मेजोरिटी नहीं थी, उनके पास 240 सीटें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज थी, एनडीए का जो पार्ट थी पार्टीज, अलायंस पार्टनर्स, उनके साथ मिलके फिर एनडीए की सरकार बनाई और आज वो सरकार पावर में है। तो इसी तरह से अगर हम कई बार देखते हैं कि महाराष्ट्र, पुदुचेरी, झारखंड और केरला जैसे प्रदेशों में भी कुछ कोalition सरकारें चल रही हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि ये जो अलायंसेज हैं ये बड़े अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेज हैं, मौकाप्रस्त हैं। दीज आर द पोस्ट पोल अलायंसेज। अभी आप रिसेंटली अगर हरियाणा की एग्जांपल लेते हैं, तो पिछले टर्म में, हरियाणा की पिछली टर्म में, जब जेजेपी और बीजेपी मिल के सरकार बनाते हैं, तो जेजेपी और बीजेपी ने चुनाव अकेले अकेले लड़ा, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो जो है वो मिल के सरकार बनाई, जिससे उनका थोड़ा जाट वोट बैंक भी जेजेपी का, आज देखिए जेजेपी कहाँ पे है। तो ऐसे करके दिल्ली में भी जब अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से जीतते हैं, उनकी सीटें कुछ कम आती हैं, तो कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़के कांग्रेस के साथ ही अलायंस कर लिया। तो ये कई तरह के कोलिशन जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस बन जाते हैं। ये जो अलायंसेस हैं मोस्टली एक पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती हैं और पावर में आने की वजह के कारण जो है वो अलायंस बना लेती हैं, वो ज़्यादा देर चलता है। महाराष्ट्र की भी हमने एग्जांपल ली कि शिवसेना वैसे तो एनडीए का अलायंस पार्टनर था, लेकिन महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलके, लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने उनको जो अपना मैंडेट डिसिप्लिन अमंग पार्टी मेंबर्स में ये कई बार देखा गया है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं
वो पार्टी डिसिप्लिन को दरकिनार करते हैं। वो डिसिप्लिन की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। इंस्टेड वो क्या करते हैं कि एक दूसरे अपने ओपोनेंट के विरुद्ध कहीं न कहीं मैलिशियस चार्जेस एक दूसरे के विरुद्ध वो करते रहते हैं। तो जब कभी कोई भी लीडर उसको टिकट नहीं मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो वो इमीडिएटली जो है वो अपनी पेरेंट पार्टी को धोखा देता है, उसको बदल लेता है, दूसरी को जॉइन कर लेता है या एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे नरसिम्हा राव सरकार के अगेंस्ट 1992 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जो अपोजिशन पार्टीज लेकर आई थी, तो उसमें से 7 जो जनता दल के सदस्य और 9 सदस्य टीडीपी के, उन्होंने अपने पार्टी के डिसिप्लिन के विरुद्ध जाकर सरकार के फेवर में वोट किया। सेम अगर सेम जब एक मोशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में पास किया, वो चाहते थे टू सीक ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द इशू ऑफ द न्यूक्लियर डील जो उन्होंने यूएस के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील जो थी 2007-8 में जो की गई, उसके बाद वो अपनी पार्लियामेंट से कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने पास करवाना चाहा, तो 21 मेंबर जो डिफरेंट पार्टीज़ के, उन्होंने अपनी विप्स के अगेंस्ट जाकर जो है उसको वोट किया और 10 मेंबर जो है वो वोटिंग से एब्सेंट रहे। सिमिलरली 2010 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज ने 2 सेपरेट जो है कट मोशंस क्या होता है कि कोई भी सरकार की जो फाइनेंशियल जो बिल होते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, उसमें से जो फालतू खर्चे होते हैं उसको कट करने के लिए जो है यूपीए 2 सरकार के अगेंस्ट जो है ये पार्टीज कट मोशंस लेके आई और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी में व्हिप जारी कर दिए, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ने उसको उसको दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से वोट किया। एक और एग्जांपल में अप्रैल 2011 में जो 7 बीजेपी के एमएलएज थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया और एनसी नेशनलिस्ट कांग्रेस जो उन उसके कैंडिडेट्स को वोट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की इलेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। हालांकि वो बाद में सस्पेंड हुए, फिर एक्सपेल भी कर दिए गए। 16, 17 और 18 लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। 2019 में गोवा कांग्रेस के 10 एमएलए ने बीजेपी को ज्वाइन करते हुए कर लिया। 6 एमएलए जो बहुजन समाजवादी पार्टी राजस्थान असेंबली से, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया उसी साल में। 2020 की एग्जांपल देखें तो 20 कांग्रेस एमएलए जो थे एमपी मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से कमलनाथ जो चीफ मिनिस्टर थे उसका उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी सरकार मिनॉरिटी सरकार हो गई, फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान जो है वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। सो ये सारे इंसिडेंट ये प्रूव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज उनमें दे पावर। सो पॉलिटिकल पावर को पावर में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का ये राइट बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों के साथ इस पावर को जो है वो हासिल करें। और इसके लिए पार्टीज जो हैं दे कंटेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ती हैं, रैलीज रैलीज करती हैं, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, सपोर्ट जीतने के लिए अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स को प्रोपगेट करती हैं थ्रू रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड सो ऑन। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पावर को हथियाने के लिए, सत्ता में आने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को अपनाते हैं, जैसे कि जिनकी मान्यता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। सो दे गो ऑन स्ट्राइक्स, दे सिट ऑन धरनाज, बंद कॉल देते हैं कि बंद होगा। और कई बार जो है ये जो वायलेंस को जो है क्रिएट करवाते हैं, वायलेंस इंड्यूस करवाते हैं, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बसें, ट्रेनें जो हैं वो उनको आग लगाई जाती है, उनको तोड़ा जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ के चलते जो जितनी भी हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही सपोर्ट की जाती हैं। और जिसके कारण बहुत सी करोड़ों रुपए की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान होता है और जो जनरल पब्लिक है वो कई तरह की इनकन्वीनियंस को फेस करती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो पार्टीज़ के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट की जाती हैं, कि इससे ये पता चलता है कि पार्टीज़ जो हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे रखती हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। और देश चाहे जहाँ मर्जी जाए, इनका बस पावर में आना ही इनका इंटरेस्ट है। ये जो क्वेस्ट फॉर पावर है ये इनको अंधा बना देता है।
कई तरह की प्रैक्टिसेस और भी हैं, जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को यहाँ से बस में बिठा के जीते हुए एमएलएस को गुवाहाटी असम में किसी होटल में रखना, कहीं कोई चेंज ना कर जाए, पार्टी डिफेक्ट ना कर जाए, मनी का इस्तेमाल करना, सभी को पैसे पैसे बांटना, उनका सपोर्ट लेना, मसल पावर का यूज़ करना, मिस यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक ईडी, सीबीआई। सो हमने एग्जांपल्स भी देखा कि महाराष्ट्र में 2019 में और कर्नाटका में भी 2019 में एमएलएस की पोचिंग और डिफेक्शंस को इंजीनियर किया गया। हमारे पास ऐसी घटनाएँ सामने आई, जो कि डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है। सो एजेंसीज़ लाइक सीबीआई, ईडी अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर इलेक्शन के दौरान ये पॉलिटिकल वेंडेटा, जिसको हम पॉलिटिक्स वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये दर्शाता है। और कई केसेस में तो पार्टीज़ ने रिलीजियस और कास्ट सेंटिमेंट्स को भी जो है उजागर किया है, वोटर्स को पोलराइज करने के लिए। दिस वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो ये जो तरह की प्रैक्टिसेस हैं, ये डेमोक्रेसी की प्रोसेस को कमज़ोर करती हैं, वीक करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वीक करती हैं। कई बार ये लीगली पनिशेबल नहीं भी होते हैं, क्योंकि इनकी ना तो इनका कोई जुर्म कहीं पे दर्शा लिखा गया है किसी आईपीसी या सीआरपीसी में, ना ही उनकी कोई पनिशमेंट। ये कई बार सामने आता है हमारे पास जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पंचायत इलेक्शनों के दौरान ओपोजिशन वर्कर्स के वोटर कार्ड छीन लेती है, उनको इंटिमिडेट करती है, धमकाती है और वायलेंस होती है। इलेक्शन जीतने के बाद भी हमने देखा कि जिन्होंने उनको वोट नहीं किया, उनके ऊपर कितना वायलेंस जो है वो किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 2016 में, उत्तराखंड में भी 2016 में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते। फिर दूसरे उसके बाद जो है डिफेक्शन के द्वारा जो है उसके बाद जो सरकारें बनाई गई। और अ, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए आज, पॉपुलिस्ट नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो ये कहा जाता है कि पावर को एक्वायर करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेती हैं, जिससे कि लोगों के जो एक उनकी जो मजबूरियां हैं, उनके जो सेंटीमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, उनका एक गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पॉपुलिस्ट स्लोगन्स लगाते हैं और इनोसेंट लोगों को जो है वो मिसलीड करते हैं। जैसे कि 1971 में कांग्रेस ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और उस समय लोगों को ज़रूरत भी थी। 1975 में फिर उन्होंने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसको फॉर्मुलेट किया लोगों का सपोर्ट लेने के लिए। 1977 की इलेक्शन में जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, और कांग्रेस ने उसका विरोध करते हुए एक स्लोगन दिया, स्टेबिलिटी वर्सेस अनार्की। फिर 1980 की इलेक्शंस में कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया, गवर्नमेंट दैट वर्क्स। सो ये सारे स्लोगन्स देने का मकसद ये होता है कि लोगों तक जो है, लोगों को पता चले कि शॉर्ट मैसेज जो है उन उन तक जो है वो पहुंचाया जाता है। फिर 1991 की इलेक्शन में कांग्रेस ने एक स्लोगन देती है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। बीजेपी स्लोगन देती है, राम रोटी एंड इंसाफ, क्योंकि उस समय के ऊपर टाइम ये था कि जो रथ यात्रा अडवाणी जी ने निकाली थी उस टाइम के ऊपर, उसका पूरा जोर था, और राम मंदिर की पूरी मूवमेंट चल रही थी। और फिर जनता दल ने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था सोशल जस्टिस। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम 2 रुपए किलो चावल देंगे। फिर 1996 में हरियाणा विकास पार्टीज़ का जो एक प्रॉमिस था कि हम जो है वो दारू बंद करेंगे, शराब बंद करेंगे, प्रोहिबिशन की पॉलिसी लाएँगे। 2007 में ऐसी ही पॉलिसी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की सरकार पंजाब में लोगों को फ्री पानी और बिजली, उसके साथ 4 रुपए किलो आटा और जो 20 रुपए किलो दाल, ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में आती हैं। 2011 में जब तमिलनाडु की असेंबली इलेक्शन होती है तो दोनों पार्टीज़ डीएमके और एआईएडीएमके जो हैं वो लोगों को फ्री कलर टीवी, ग्राइंडर, लैपटॉप्स और बीपीएल फैमिलीज़ की लड़कियों की शादी के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प की बात करते हैं। फिर 2017 में पंजाब की जब इलेक्शन आती है, श्रोमणी अकाली दल जो है वो लोगों को वादा करती है, 1 रुपए किलो आटा, फ्री गैस कनेक्शन टू द पुअर, 250 वाट्स जो बिजली है वो सभी को फ्री मिलेगी, गरीब लोगों को 1000 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, गरीब बच्चों को लैपटॉप्स, फ्री शुगर, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जितने भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, फ्री वाली पॉलिटिक्स है, ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अभी
रिसेंट इलेक्शंस हुई उत्तर प्रदेश में, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा एंड पंजाब 2022 में, ऑल द पार्टीज दे हैड प्रोमिसेस टू गिव एवरीथिंग फ्री टू द वोटर्स, खासकर विमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए ये जो है वो सबसे वर्स्ट पार्ट है इंडियन पॉलिटिक्स का। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है इस ट्रेंड को एक नाम दिया रेवड़ी कल्चर, डिफरेंट पार्टीज जो डिफरेंट चीज़ें बांटती हैं, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने वार्निंग भी दी। सो अभी इस समय की ज़रूरत ये है, मांग ये है कि लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है, ना कि उन्हें भिखारी बनाना है। तो ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है हमारी नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम का एक फीचर है, एक हिस्सा है, ऑल्दो ये अच्छी चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगली टॉपिक और अगली वीडियो में फिर से दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.